मंडे स्टैम्प लगा देना। वीडियो नहीं आ रहा है। हाय, आ गया आ गया आ गया। राम राम, हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी, शुभ जन्माष्टमी। वेरी गुड, गुड इवनिंग सर। सर आई गॉट सेकंड रैंक। निमिष, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। ठीक है ठीक है। चरण स्पर्श सर, सदैव खुश रहो। साउंड कम आ रही है। ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड सर, आई गॉट सेकंड रैंक। अरे तू ही तो है निमिष। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन निमिष, वेरी गुड। शुभ राम राम, हैप्पी जन्माष्टमी। राम राम, हैप्पी जन्माष्टमी, शुभ जन्माष्टमी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, वो तो मार्क कर दो। तो मेरे बच्चों, अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर बात करेंगे जो इजी भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा आपको। हाउ आवर साइंटिस्ट फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, प्रणाम, खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। देखो, अब मेजरमेंट ऑफ एसआरपी या एसओपी ऑफ सब्सटेंसेस। मेजरमेंट ऑफ एसआरपी एसओपी ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। कैसे हमारे साइंटिस्ट ने मेजर किया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमारे साइंटिस्ट ने वेरियस सब्सटेंसेस के एसआरपी एसओपी मेजर किए थे, ठीक है ना। अब जैसे उन्होंने जिंक को इससे अटैच किया, तो किस तरीके से एसआरपी एसओपी मेजर होंगे उसकी मैं बात करता हूं। वाह, माई रैंक इज वन, ज्ञान प्रकाश गुप्ता। अरे सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? अगर सही बोल रहे हो मेरे बच्चे तो कॉन्ग्रेचुलेशन ज्ञान बिट्टू, वेरी गुड। माइक पास में कर लो सर। अरे पास में ही क्या मुंह में डाल दूं मेरे बच्चे? नहीं, बिल्कुल पास में कर रखा है मेरे प्यारे बच्चे। अब आवाज आ रही है? चेक करो मेरे बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो बताना मुझे। अब देखिए, जिंक को जिंक को आपने पहले ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। आप बोलोगे यस सर, ये Zn मेरे बच्चों और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसमें लिया आपने 1m ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, तो ये हो गई मेरे बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, इसको अटैच किया आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में। आप बोलोगे ठीक है सर, है ना। स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो लास्ट क्लास में मेरे बच्चों अपने डायग्राम बनाया था, इसको सीख लीजिए एक बार। ये देखिए, प्लेटिनम वायर से कनेक्ट कर दो इसको, बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया था। आप बोलोगे हाँ बनाया तो था सर। इसमें ये 1m HCl एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लिया था बेटा? 1 बार, ठीक है। 1m HCl का मतलब यू हैव 1m H प्लस एंड 1m Cl माइनस। फिर आप इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा लो, ये फर्स्ट क्लास सॉल्ट ब्रिज भी लगा लिया भाई साहब। इसको जब कनेक्ट किया गया मेरे बच्चों जिंक से, तो मालूम चला कि यहां पर रीडिंग 0.76 वोल्ट आई। और इस एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गए, मतलब इसने एज ए एनोड काम किया, और इस इलेक्ट्रोड ने पॉजिटिव मतलब एज ए कैथोड काम किया, ठीक है। और जो रिएक्शन है, सर कैसे हो? अच्छा हूं, जब पढ़ा रहा हूं तो अच्छा ही होगा, नहीं? फिजिकल में एक भी मैं गलत नहीं आया सर, मतलब अच्छा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया? क्यों, गलत क्यों आएंगे आप? एक भी? ओके, चलो अच्छी बात है, थैंक्स अ लॉट सर। ओके चलो आगे सुनो मेरे बच्चों, अब सुनो रे। एनोड पर क्या होता है मेरे बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर
जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो मालूम चला कि आपका जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होकर मेरे बच्चों Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उस समय आप यहां पे सिंगल एरो बना देना। सिंगल एरो का मतलब है बस रिएक्शन बता रहे हो कि जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस। कैथोड पर क्या होता है मेरे बच्चों? रिडक्शन। तो ये कैथोड पर जो Cu2 प्लस आयन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू CuS। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हुई ओवरऑल, इन दोनों को ऐड कर दो मेरे बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट से जब रेडॉक्स बनती है पूरी रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। ये हमारी मेरे बच्चों सेल रिएक्शन हो गई। क्या कहलाएगी? सेल रिएक्शन। उसके अकॉर्डिंग ZnS Cu2 प्लस एक्वस कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस CuS। ये लीजिए, ये फर्स्ट क्लास सेल रिएक्शन आ जाएगी मेरे बच्चों। तो इस सेल रिएक्शन में हम आगे जाकर नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी बहुत सारी बातें होंगी। तो इस सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ओ आई एम सॉरी 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 आई एम सॉरी, मैंने तो अभी आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला पढ़ाया है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो जोश जोश में लिख दिया, आज जन्माष्टमी ना, गड़बड़ हो गया। यहां पर Zn ऑक्सीडाइज हुआ Zn2 प्लस में, कैथोड पर H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ मेरे बच्चों। तो ये जो सेल रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग जिंक ऑक्सीडाइज हुआ बेटा, H प्लस आयन रिड्यूस हुआ, ये Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ और ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो रिएक्शन परफॉर्म हुई। ठीक है, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन आप अपने आप से लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूं। सेल रिप्रेजेंटेशन आराम से देखना मेरे बच्चों। सेल का रिप्रेजेंटेशन, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, H प्लस आयन रिड्यूस हुआ, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहां पर रिएक्शन होती है सर, ये कैटालाइटिक सरफेस होती है, प्लेटिनम फॉइल होती है, ये लास्ट क्लास में बता दिया मैंने आपको। अब इसमें जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, H प्लस एन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ, मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्कड एज कैथोड, जिंक इलेक्ट्रोड वर्क्स एज एनोड। सेल रिप्रेजेंटेशन में मेरे बच्चों सबसे पहले एनोडिक सरफेस Zn, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, फिर आएगा बेटा सॉल्ट ब्रिज, डबल वर्टिकल लाइन, आराम से देखें। फिर किसका रिडक्शन हुआ? H प्लस आयन का। किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? हाइड्रोजन गैस में। फिर लास्ट में आपकी कैथोडिक सरफेस, तो कैथोडिक सरफेस है यहां पर प्लेटिनम। ठीक है, तो ये हमारे इस पूरे सेल का सेटअप। वोल्टेज आया जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया 0.76 वोल्ट, एनोड कैथोड की रिएक्शन ऐड कर दीजिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये हमारे सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो लास्ट क्लास में आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सुना हुआ है, तो उसको देखते हुए, यूज करते हुए हमारे साइंटिस्ट ने कैसे मेजरमेंट किया होगा वो मैंने आपको बताया। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। सर आशीर्वाद दीजिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। गुलशन कुमार, हाँ, हर पढ़ने वाले बच्चे के साथ में मेरा आशीर्वाद कुछ ज्यादा ही रहता है ना, तो अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, लिख लिया मेरे बच्चों? लिख लिया क्या?
यशराज पूछ रहे हैं हाउ मेनी लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। अरे पढ़ तो ले, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, क्यों परेशान हो रहा है? नहीं पढ़ तो ले भाई। हो गया। सेल रिप्रेजेंटेशन लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, एनोडिक सरफेस हमेशा एक्सट्रीमली लेफ्ट पर आएगी, फिर वो ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, Zn2+ में, उसको लिखेंगे। सिंगल वर्टिकल लाइन फेज सेपरेशन बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। फिर क्या आया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अक्रॉस दोनों सॉल्यूशन कौन कौन है, एक Zn2+ का और एक H+ आयन का। तो आपने लिखा H+ आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में। किस सरफेस पर हो रहा है, प्लेटिनम की सरफेस पर। इसको बोलते हैं कैथोडिक सरफेस। एनोडिक सरफेस हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन में एक्सट्रीमली लेफ्ट, कैथोडिक हमेशा एक्सट्रीमली राइट पर होती है, ऐसा मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास हमारा सेटअप हो गया और सेल की रिएक्शन हो गई। अब ये जो 0.76 वोल्ट रीडिंग आई, तो मेरे बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या आई साइंटिस्ट के सामने, कि इसमें दो सब्सटेंस का नेचर मिक्स है, एक के ऑक्सीडाइज होने का, दूसरे के रिड्यूस होने का। आराम से देखो, ई नॉट सेल, ई नॉट ओपी। मैंने सिखाया था आपको लास्ट क्लास में, या तो आप इसको ऐसे लिख लो Zn2+ प्लस ई नॉट H+ आयन कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन गैस और P2, ये है। या इसको ऐसे लिख लो ई नॉट Rp RHS माइनस ई नॉट Rp LHS। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो। ये लास्ट क्लास में जो बच्चे बिना पढ़े ना आए, रीडिंग बिना रीडिंग लगाए, ठीक है ना, तो आप ही जानते हैं दोनों में फर्क क्या है। एसओपी और एसआरपी अपोजिट चलते हैं। ओके, अब देखो मेरे बच्चों, ये रीडिंग आई 0.76 वोल्ट। ई नॉट आपको मालूम नहीं Zn से Zn2+ में जाने का, इसको बोलते हैं एसओपी। अब ये क्या हो रहा है बच्चों, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज होने का नेचर, दूसरे सब्सटेंस के रिड्यूस होने का नेचर। तो ये तो बात हो गई यार, एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दोनों की वैल्यू ऐसे कैसे निकालूंगा मैं। आप इसकी वैल्यू कुछ भी मानोगे, दूसरे की वैल्यू रिलेटिव आएगी। तो हमारे साइंटिस्ट ने इजी कैलकुलेशन रखने के लिए इस वैल्यू को मेरे बच्चों जीरो असाइन कर दिया। क्या कर दिया, जीरो असाइन कर दिया कि सर इस इलेक्ट्रोड को अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, सारे सब्सटेंसेस के मेजरमेंट एसआरपी एसओपी के अपन इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, और इसको जीरो वैल्यू असाइन कर दो, तो सारी वैल्यू रिलेटिव आएंगी। तो ये आ गया। तो इसको देखिए आराम से, तो इसको हम बोलेंगे एसओपी ऑफ जिंक। तो क्या हो गया, ई नॉट Zn2+ 0.76 वोल्ट। या फिर आप ऐसे लिख लें इसको, और ई नॉट Zn2+ Zn माइनस 0.76 वोल्ट। ये लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने। ये है एसआरपी ऑफ Zn2+, ये है एसओपी ऑफ Zn। आराम से देख लीजिए, है ना। तो हमारे साइंटिस्ट ने हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जीरो वैल्यू असाइन किया। उससे क्या हो गया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई, क्योंकि कल को अगर ये मान लो इसको वैल्यू को 0.1 रखते तो ये वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। तो इन्होंने कहा सिंपल रख दो जीरो, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। जितना वोल्ट रीडिंग आएगी वो सारा उस सब्सटेंस का जो भी एनोड या कैथोड की तरह काम कर रहा है उसका एसओपी एसआरपी हो जाएगा। तो इन्होंने जिंक को जब ऐसे अटैच किया तो जिंक का एसओपी या Zn2+ का एसआरपी उन्होंने इस तरीके से मेजर किया।
जितने भी सब्सटेंसेस के एसआरपी नेगेटिव आएंगे वो इस बात का इंडिकेशन होगा कि जब इन सब्सटेंसेस को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया गया तो इन सब ने एज ए एनोड काम किया, क्योंकि एसआरपी नेगेटिव है तो एसओपी पॉजिटिव होगा। तो एसओपी प्लस का मतलब है कि जब हमने इनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच किया तो इन सब ने एज ए एनोड काम किया और हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने एज ए कैथोड वर्क किया। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इस मेजरमेंट के बाद अगला मेजरमेंट जैसे उन्होंने किया, मान लो कॉपर का किया, तो कॉपर के केस में इनको मालूम चला कि सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा हो गया, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब इनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच किया गया मेरे बच्चों, तो ये रीडिंग आया 0.34 वोल्ट। कितना आया? 0.34 वोल्ट। और मालूम चला कि इस बार इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकलकर टूवर्ड कॉपर मैच की तरफ चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोड ने एज ए कैथोड काम किया। तो इसमें आप एनोड की बात करेंगे तो बेटा एनोड पर हुआ ऑक्सीडेशन, Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस, सॉरी जिंक कॉपर का आ गया है तो हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन गैस कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड रिडक्शन Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Cus। तो हमारी जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है वो आप अपने आप बना लेंगे अब, कि सेल रिएक्शन जो आएगी, हाइड्रोजन गैस ये 2H प्लस आयन और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी सेल रिएक्शन है मेरे बच्चों, फर्स्ट क्लास। तो इस बार रीडिंग अलग आई। हर सब्सटेंस जो रिएक्टिव है उसके आयन का या उसके मेटल का ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने का अपना एक नेचर होता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रोड तो फिक्स कर दिया, ये रहेगा टेबल पे। मान लो टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रोड फिक्स है। पहले जिंक लिया, Zn4 के सोल्यूशन डिप किया, अब उसको हटा दो। अब कॉपर का लो, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन डिप करो, उसका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सिल्वर लो, नीचे सिल्वर आयन लो। ऐसे करते करते ना पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई। इसमें रीडिंग आई 0.34 वोल्ट। आप इसको देख करके खुद अपने आप से सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। बनाइए अपने आप कि सर इस सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, अपने आप बनाओ देख करके।
लिखा? सर रीडिंग कौन सी बुक से करें? आप मेरी क्लास में नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत है आपके लिए, इतना ही बस, बस इतना ही काफी है आपके लिए। थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी कंप्लीट कर ली, बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मेरी बुक से लेवल 1 सॉल्व करो, अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो लेवल 1 से पहले सॉल्व करके आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर लेवल 4 वगैरह करना, 3 करना है ना, लास्ट में फिर लेवल 2। सेल रिप्रेजेंटेशन बच्चों ने लिखा होगा अपने आप से, चेक करो मेरे बच्चों। सबसे पहले एनोडिक सरफेस प्लेटिनम, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन गैस, किसमें कन्वर्ट हुआ? H+ आयन। फिर सॉल्ट ब्रिज, किसका रिडक्शन हुआ मेरे बच्चों? Cu2+। और फिर लास्ट में ये Cu2+ किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में। तो Cu2+ एक्वस, सिंगल वर्टिकल लाइन CuS। तो इतना पढ़ने के बाद अब अपने लिए सेल को रिप्रेजेंट करना आसान हो गया। एनोडिक सरफेस एक्सट्रीमली लेफ्ट, कैथोडिक सरफेस एक्सट्रीमली राइट, सॉल्ट ब्रिज के अक्रॉस वो दो आयन लिख दो जिनकी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन कर रहा है मेरे बच्चों। ये लीजिए। तो ये आई होप सो कि आप सब बच्चों ने अपने आप से सही लिख लिया होगा। ठीक है, लिख लिया? सर परचेज दिस बैच फ्यू डेज अर्लियर, हाउ आई कैन कवर माय बैकलॉग? भाई साहब, जो टॉपिक, जो नया टॉपिक अभी रिसेंटली जिस भी सब्जेक्ट में स्टार्ट हुआ पहले उनको पढ़ो, फिर टाइम निकाल करके जो टॉपिक छूट गए, अगर वो आपके स्ट्रांग नहीं है जहां भी आप पढ़ रहे थे, तो उनकी रिकॉर्डिंग को थोड़ा फास्ट देखो, है ना, थोड़ा एडिशनली ज्यादा वर्क आपको भी करना पड़ेगा। आगे बढ़े बच्चों। तो 0.34 वोल्ट जो रीडिंग आई, इसको आप देखिए। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आप कैसे भी लिखो, ई नॉट मान लो आप लिख रहे हो RP/RHS, फिर माइनस ई नॉट RP/LHS ऐसे लिखो, या लिखोगे ई नॉट OP/LHS प्लस ई नॉट RP/RHS, वट एवर यू लाइक। अब इसको 0 असाइन किया मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू है 0.34 वोल्ट, ये आया ई नॉट Cu2+ Cu। तो ऐसे करके हमारे साइंटिस्ट ने आपके SRP को कैलकुलेट कर लिया। SRP ऑफ Cu2+ ई नॉट Cu2+ Cu 0.34 वोल्ट। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस के पॉजिटिव SRP आए, तुम शीट में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे बच्चों, जो मैंने आपको दे रखी है, उसमें एक तरफ आपको प्लस ही प्लस नजर आएंगे, एक तरफ माइनस ही माइनस नजर आएंगे, और एक जगह 0 नजर आएगा वोल्टेज। तो 0 का मतलब हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जितने भी सब्सटेंसेस के पॉजिटिव SRP आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इन इलेक्ट्रोड को जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया गया, तो इन सब ने एज ए कैथोड काम किया था। देखो आपके डायग्राम, कैथोड, ये देखो कैथोड। और जिनके SRP नेगेटिव आए, उन सब ने एज ए एनोड काम किया था। ये काम की बात हो गई। तो ऐसे करके हमारे साइंटिस्ट ने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लिया। जैसे मान लो अब आप साइंटिस्ट हो, एज्यूम करो आपकी छवि में किसी और का मेजरमेंट करूं, आपने बोला सिल्वर लूंगा, तो नीचे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लो। लेड लूंगा, नीचे Pb2+ का लेड सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो। तो ऐसे करते करते हमारे साइंटिस्ट ने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी हेल्प से इस तरीके से ये SRP या SOP को मेजर करते चले गए सब्सटेंसेस के, और उन्होंने पूरी एक टेबल बना दी, इसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई मेरे बच्चों हमारे साइंटिस्ट ने, इसमें इन्होंने टेम्परेचर लिया, रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं 298 केल्विन। जो भी गैस ली उसका प्रेशर लिया, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। कोई भी आयन है, आयन कंसंट्रेशन
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप Cu2+ ले रहे हैं, Zn2+ ले रहे हैं, H+ ले रहे हैं, OH नेगेटिव आयन ले रहे हैं, जो भी लेंगे 1m होना चाहिए। तो इनकी कंसंट्रेशन ली गई मेरे बच्चों 1m, गैस का प्रेशर लिया गया 1 बार, और पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंटायर केमिकल सीरीज is based on SRP. Always remember, this series is based on SRP, Standard Reduction Potential. तो ऐसा करके हमारे साइंटिस्ट ने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया। जहां जहां गैस थी उनका प्रेशर से हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन 1 बार लिया। कोई भी आयन है, जैसे मान लो आपने बोला सर आई एम टेकिंग Pb2+ आयन और OH नेगेटिव आयन और H+ आयन और सिल्वर आयन, वट जो भी आयन, उसकी कंसंट्रेशन 1m लो। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताए थे मेरे बच्चों, तो ये देख लीजिए आराम से। एक बच्चे की नॉलेज कम है बेचारे की, वो बोल रहा है सर फर्स्ट केस में हाइड्रोजन गैस शुड इवॉल्व, यू हैव शोड इट इन एंटरिंग। अरे गैस को फ्लो करना पड़ता है मेरे लाल, नॉलेज कम है तो लिख मत। गैस को आयन के कांटेक्ट में लाना पड़ता है, तो आयन या तो गैस में कन्वर्ट होगी या गैस आयन में कन्वर्ट होगी। गैस को आयन के कांटेक्ट में हमेशा रखा जाएगा, बिकॉज इस सेल रिवर्सिबल होता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो ऐसे हमारे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई। अब नेक्स्ट आते हैं मेरे बच्चों डेल्टा जी एंड नॉन पीवी वर्क। ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, नॉन पीवी वर्क और यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क ये सिखाया था मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में कि इलेक्ट्रिकल वर्क is a type of नॉन पीवी वर्क। इलेक्ट्रिकल जो वर्क है मेरे बच्चों वो नॉन पी वर्क के बराबर होता है। इसको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको डिटेल में बताया था, जिसमें कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज अ टाइप ऑफ नॉन पीवी वर्क। अगर आप भूले ना हो तो मैं याद दिलाऊं, आपने ऐसा लिखा हुआ एक जमाने में कि सर डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन का जो है वो W नॉन पीवी के बराबर है या वो W इलेक्ट्रिकल के बराबर है, ठीक है। नॉन पी वर्क बोल दीजिए, इलेक्ट्रिकल वर्क बोल दीजिए, एक ही बात है। इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करनी होती है, इसमें कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है। तो दोनों तरफ अगर साइन प्लस लिखोगे तो इसको मैंने आप याद करो थर्मोडायनेमिक्स में लिखाया था कि इलेक्ट्रिकल वर्डन ऑन द सिस्टम, प्लस का मतलब वर्डन ऑन द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन गिब्स एनर्जी, इंक्रीज इन गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑन द सिस्टम आपके दोनों प्लस हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पहले पढ़ा रखा है, ये वाला पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स में पहले कवर किया हुआ मेरे बच्चों। जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास की उनको फायदा मिलेगा। एग्जाम्पल भी कोड किया था मैंने वहां पे, दोनों प्लस, प्लस का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, रिचार्जिंग ऑफ सेल। तुम किसी सेल को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे मेरे बच्चों तो उसको हम बोलते हैं यूजफुल वर्डन ऑन द सेल। उससे उस सेल की गिब्स एनर्जी इंक्रीज होगी। दोनों तरफ प्लस साइन है, तो डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होता है। ये पार्ट हमारा पहले निकल गया थर्मोडायनेमिक्स में, फिर दोबारा से लिख रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ एक बच्चे ने सही लिखा, अंकित दाम सर, डिस्चार्जिंग चार्जिंग बैटरी में, बिल्कुल सही लिखा है तेने। हाँ 90 अग्रवाल सर, मेरे फिजिकल के क्वेश्चन गलत हो गए, मुझे ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए। थ्योरी को अच्छे से करने के बाद प्रैक्टिस करो और चेक करो कि
फॉर्मूला गलत लग रहा है, या यूनिट्स में गड़बड़ हो रही है, या कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है ना, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्रैक्टिस से दौर सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही है इसका मतलब थ्योरी क्लियर नहीं है ना। केवल कैलकुलेशन मिस्टेक का आंसर अलग आ रहा है तो इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस ज्यादा की जरूरत है। ये हो गया। इसके बाद आप दोनों तरफ माइनस साइन लगा लो मेरे बच्चों, जैसे यहां प्लस यहां प्लस। अगले केस में माइनस डेल्टा जी और इसको लगाओ माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल को आप ऐसे लिखते हो डब्ल्यू बाय इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिक लिख लो। माइनस का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमारा सिस्टम जितना वर्क करेगा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑन द सिस्टम, या यहां तो बाय है मेरे बच्चों, माइनस साइन है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम is equal to decrease in gives energy of reaction. Decrease in gives energy of reaction. ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा हमारा सिस्टम काम करेगा, जितनी देर आपके मोबाइल की बैटरी चलेगी, वो आपके लिए वर्क कर रही है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो उससे चल रहे हैं, तो उससे आपके मोबाइल के सेल की गिब्स एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। एग्जाम्पल, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ये सब कुछ मैं पहले थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूं। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल या बैटरी, ठीक है। अब इसके अलावा हम जो डेल्टा जी जो इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर है मेरे बच्चों, तो डेल्टा जी होता किसके बराबर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका फॉर्मूला अपने को क्या समझना याद रखना है, वो है कि सर डेल्टा जी जो होता है किसी भी सेल रिएक्शन के लिए, वो माइनस एन एफ ई सेल के बराबर होता है। आराम सुनिएगा, डेल्टा जी का मतलब है गिव्स एनर्जी चेंज इन रिएक्शन, एन का मतलब होता है यहां पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। जब आप एनोड कैथोड की रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे, जैसे आपने जिंक कॉपर के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे तो एन की वैल्यू 2 होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, ये अभी और बताएंगे आपको फ्यूचर में जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। एफ फेराडे होता है मेरे बच्चों, इसके बारे में अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताऊंगा कि 1 फेराडे टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो अपन कैलकुलेट करेंगे अगले पार्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अभी राउंड फिगर में याद रखो 1 फेराडे 96500 कूलम्स के बराबर होता है। ई सेल, ये आपका सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल हो गया मेरे बच्चों, या एग्जाम में सेल पोटेंशियल दे रखा हो, ठीक है। डेल्टा जी ये है गिब्स एनर्जी चेंज इन सेल रिएक्शन, यहां लिख देता हूं मैं यहां पर, वेयर डेल्टा आर जी gives energy change of reaction
और अगर आपने ये सारे बातें स्टैंडर्ड स्टेट पे की तो फिर आपको नॉट लगाना पड़ेगा बेटा। मान लो आपने लिखा डेल्टा आर जी नॉट, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखना पड़ेगा बेटा। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल गिव्स एनर्जी, ठीक है ना, गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट एट स्टैंडर्ड स्टेट्स। आराम से लिख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई को आप किसी भी ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब रेडॉक्स दो रिएक्शन से बनता है, दो हाफ रिएक्शन से मिलकर बनता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आप डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई को किसी भी हाफ रिएक्शन पे लगाएं चाहे किसी कंप्लीट सेल रिएक्शन पे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। अभी लगा के दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल के अंदर, है ना। मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन में भी लगाऊंगा अभी कुछ समय बाद, जब नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे। हाफ रिएक्शन में भी लगा के अभी बताता हूं आपको, ठीक है। ठीक है, तो अब कोई भी सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे जिंक कॉपर की रिएक्शन में आपने देखा था एन की वैल्यू 2 थी, तो ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में हुए हैं। मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ उस 1 मोल सब्सटेंस ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए और किसने गेन किए, वो मालूम होना चाहिए आपको। तो जिंक और कॉपर वाले केस में आपने एन का वैल्यू 2 आया था। अभी अगर अलग अलग होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, सब अभी थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये भी हो गया सर। अब ये जो जी है मेरे बच्चों, जी या जी नॉट, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो ई सेल है या ई नॉट सेल है या ई नॉट ओपी है या ई आरपी है या ई नॉट आरपी है, नॉट लगाए नहीं लगाए आपकी मर्जी, वो फर्क केवल स्टैंडर्ड स्टेट और नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का होता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में निकल गया, अब दोबारा बताने का टाइम भी नहीं है बेटा, पर फिर भी फास्ट सुनोगे तो सैंपल की साइज पर डिपेंड करती, सैंपल की साइज पर डिपेंड नहीं करती हैं। मैं आपको एग्जांपल कोड करता हूं, जैसे सिल्वर आयन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट होगा, तो इसका ई नॉट होता है मेरे बच्चों 0.8 वोल्ट। तो आप अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालना चाहें इस रिएक्शन का, तो कैसे निकालोगे बेटा, माइनस एन वैल्यू 1 एफ इंटू 0.8 वोल्ट, ऐसे निकालोगे। एन की वैल्यू 1 दिख रही होगी बेटा, एफ का मतलब फेराडे, ई नॉट का वैल्यू 0.8 वोल्ट। मान लो डेल्टा आर जी 1 नॉट है, तो इसका मतलब होता है 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके जब 1 मोल सिल्वर में कन्वर्ट होगा तो उसका डेल्टा आर जी 1 नॉट इतना आएगा, वोल्ट में आ जाएगा। सॉरी वोल्ट नहीं, आई एम सॉरी, एनर्जी जूल वगैरह में निकालोगे आप तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट, मान लो आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, सामने देखो सारे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इन 2 AgS। तो 2 मोल सिल्वर आयन को जब आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करवा के 2 मोल सिल्वर में कन्वर्ट करेंगे, इन दिस केस नेचर ऑफ रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन इज सेम। सिल्वर आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, ये टेंडेंसी उसके मोल कम ज्यादा लेने से डिपेंड नहीं करती है। जिंक एक इजीली ऑक्सीडाइज होने वाला सब्सटेंस है, तो उसके ऑक्सीडेशन का नेचर अच्छा है, पर ये नेचर इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप उसका 1 मोल लेकर ऑक्सीडाइज कर रहे हो कि 10 मोल लेकर ऑक्सीडाइज कर रहे हो। तो यहां पर ई नॉट तो इसका मेरे बच्चों 0.8 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन इस रिएक्शन का जो डेल्टा आर जी टू नॉट आएगा वो उसका मतलब क्या है, गिव्स एनर्जी चेंज। तो माइनस एन, अब इसमें एन का वैल्यू 2 आएगा मेरे बच्चों, एफ इंटू ई नॉट 0.8 वोल्ट।
तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा आर जी टू नॉट डेल्टा आर जी वन नॉट का डबल आएगा। वाई? बिकॉज सेकेंड केस आप डबल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लेकर रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसका डेल्टा आर जी टू नॉट इस रिएक्शन का रिएक्शन वही है। तो ई नॉट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जी या जी नॉट होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमें एग्जाम में जेई मेन एडवांस में अगर क्वेश्चन आ गया तो किसी भी आयन का एसओपी एसआरपी कुछ भी कैलकुलेट करना है तो डेल्टा जी की हेल्प से करना। मान लो किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा हो तो मैं उसकी हेल्प करता हूं, कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखा रहा हूं मैं वो आपको। सुनिएगा आराम से ध्यान से, पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो आप आराम से, फिर एग्जांपल देता हूं अभी मैं आपको। लिखा? अब देखो मेरे बच्चे, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ना लिख लीजिए आराम से, नहीं लिखा हो तो लिख लिया, डन कर देना। नोटेड, प्रिया ने नोट कर लिया, ठीक है। दोनों प्रतिम गांगुली सर जी को चैप्टर को रिवीजन कैसे करें, सिर्फ थ्योरी पढ़ के या प्रैक्टिस करके? अगर थ्योरी याद हो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिजिकल केमिस्ट्री में पहले चैप्टर को कंप्लीट करके थ्योरी याद कर लो, थ्योरी अच्छे से याद है, अब प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है ना। अगर थ्योरी याद है तो आप सीधे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे बच्चों, अब एग्जाम्पल कोड करता हूं, जेई में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। Fe3 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Fe2 प्लस एक्वस, ठीक है। इसका ई नॉट होता है मेरे बच्चों 0.77 वोल्ट, ठीक है ना। इस ई नॉट का मतलब क्या है? इस ई नॉट का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल किसका? Fe3 प्लस का Fe2 प्लस में जाने का, ठीक है, Fe2 प्लस में। ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, यहां पर कॉमा भी लगा सकते हैं, डबल वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हैं, वो आगे सिखाऊंगा। अभी काम की बात पे आओ, 0.77 वोल्ट होता है, ठीक है। आप यहां पे कॉमा भी लगा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कॉमा लगाएंगे, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe3 प्लस कॉमा Fe2 प्लस। फिजिकल स्टेट जब दोनों का सेम हो तो कॉमा लगा दें, फिजिकल स्टेट अलग हो तो आप सिंगल वर्टिकल लाइन लगा दें। हाँ, सिंपल तरीका ये होता है वो। अब यहां पे नोट करो, अब ये जो Fe2 प्लस है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके जब आयरन में कन्वर्ट होता है मेरे बच्चों, तो इसका जो ई नॉट है Fe2 प्लस का, यहां सिंगल वर्टिकल लाइन लगा दो, -0.44 वोल्ट होता है मेरे बच्चों। ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में दिए जाएंगे, आपको उनको केवल यूज करना आना चाहिए। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? Fe2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, Fe3 प्लस आयन एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू FeS, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई सर आपकी। आपने इन दोनों को ऐड करके बना लिया, आप बोलोगे हाँ सर बना ली। और अब आप यहां पर इनके ई नॉट को जोड़ दो, तो ई नॉट Fe3 प्लस का Fe में जाने का, दोनों को ऐड करोगे 0.33 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसा अगर एग्जाम में करोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स तो मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। उसका रीजन क्या है? जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन एडिटिव होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, ऐड कर सकते हो। इसको ऐड नहीं कर सकते हो, आप डेल्टा जी को ऐड कर सकते हो। देखो ये है डेल्टा G1 नॉट इस रिएक्शन का, इसका है डेल्टा G2 नॉट और इसका है डेल्टा G3 नॉट। आप इन दोनों ई नॉट को ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों जगह एन का वैल्यू अलग अलग जा रहा है मेरे बच्चों। यहां एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 2 है, यहां एन का वैल्यू 3 है।
तो ई नॉट को ऐसे नहीं जोड़ सकते हो आप, नो, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा एग्जाम में ऐसे अच्छे क्वेश्चंस में डेल्टा जी नॉट की हेल्प से कैलकुलेट करना आना चाहिए कि अगर हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके ये रिएक्शन बनाया है तो इट्स मीन डेल्टा जी थ्री नॉट की वैल्यू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट के इक्वल आएगी, समझे। और यहां से आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो डेल्टा जी थ्री नॉट सामने देखना मेरे बच्चों, बाद में नोट करना। इसमें एन का वैल्यू कितना है 3, एफ ई नॉट किसका बेटा, एफ ई थ्री प्लस का, एफ ई के अंदर जाने का। अब डेल्टा जी वन नॉट लाओ, सामने देखते रहो। इसमें एन का वैल्यू 1 डायरेक्ट रख रहा हूं, माइनस एन एफ ई नॉट कितना है बेटा 0.77 वोल्ट, माइनस डेल्टा जी टू नॉट देखो मेरे बच्चों, देखते रहो सामने, एन का वैल्यू 2 माइनस एन एफ इंटू 0.44 वोल्ट। ठीक है, एफ कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों। तो यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो ई नॉट एफ ई थ्री प्लस कन्वर्टिंग इनटू एफ ई, सॉल्व करने के बाद ये देखो माइनस प्लस हो गया 0.88, ये माइनस फिर ये माइनस, तो माइनस 0.11 डिवाइड बाय 3 वोल्ट आएगा। आराम से देखिए। तो इस तरीके से आपको जेई मेन या एडवांस में अगर क्वेश्चन आएगा तो थर्मोडायनेमिक्स में जो आपने डेल्टा जी नॉट पढ़े उसकी हेल्प से आपको कैलकुलेट इस तरीके से करना है, क्योंकि डेल्टा जी जो है वो गिब्स एनर्जी का चेंज है, नॉट का मतलब एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई वो, जैसे आप दो रिएक्शन थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े, दो रिएक्शन को ऐड कर दो डेल्टा एच नॉट जुड़ जाएगा, सोचना क्या है उसमें। तो इस तरीके से डेल्टा जी नॉट की हेल्प से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यहां एन के वैल्यू सब जगह अलग अलग है, तो उसको देखकर रिएक्शन में आपको एन का वैल्यू रिएक्शन देखकर अपने आप दिख जाता है। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन 1 2 3 सब में अलग अलग है, तो जानबूझ के अपन ने एग्जाम्पल लिया है। तो आप आराम से इस तरीके से ई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लिख लीजिए इसको, आराम से लिख लो इसको आराम से। आहा, एक बच्चा लिख रहा है कैलकुलेशन रॉन्ग, वाह गजब यार। एक लिख रहा है कैलकुलेशन रॉन्ग, छा गया है तो बच्चा, गजब भाई गजब। ठीक है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, आप तो लिख लो मेरे बच्चों। ये जो लिख रहा है वंश दत्त सर 1.11 आएगा, बच्चों चेक करो, बताओ इसको 1.11 आएगा क्या? ऐसे कमाल है, कमाल है, वाह यार क्या मैथ्स है तेरी बच्चे। हाँ वंश ने बोला ठीक है सर, सॉरी कोई बात नहीं बच्चे, गलती हो जाती है इंसान से, माफ किया। गलती मान लेना बहुत बड़ी बात है, चेक कर लो भाई, इंसान है, इंसान से गलती होती है, आपने चेक कर लिया, मैटर क्लोज, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट को इस तरीके से लिंक करें और ऐड करने के बाद इस तरीके से जेई में आप प्रॉब्लम सॉल्व करके आएंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है सर नस्ट इक्वेशन। क्या है? नस्ट इक्वेशन, बड़ा अच्छा सेक्शन आएगा कि हमारी जो रिवर्सिबल सेल रिएक्शन होती है फॉर रिवर्सिबल सेल रिएक्शन, आपने थर्मोडायनेमिक्स में जो रिलेशन सुना हुआ है वो आप यहां भी लगाएं। क्या? डेल्टा आर जी इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में सुना हुआ है, इसको ही यूज करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कैसे मेरे बच्चों? डेल्टा जी होगा माइनस एन एफ ई सेल, आप बोलोगे यस सर, ये हो जाएगा बेटा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यस सर, प्लस आर टी एल एन क्यू, क्यू को क्या बोलते हैं बेटा?
रिएक्शन कोशिएंट, ये भी ठीक है। तो यहां से जो ई सेल है मेरे बच्चों, वो आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में नस्ट इक्वेशन है, लेकिन जेई में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम डेटाओं को रखें, सबको कैलकुलेट करें, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ई नॉट 298 केल्विन पर मेजर किए गए हैं। तो यहां पर अब हम बात करें, टी की वैल्यू 298 केल्विन रख दो, 1 फेराडे 96500 कूलम से लिया जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। आर की वैल्यू जूल सिस्टम में आप जानते हैं, आर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू यहां रख दो। और मैथ्स अगर समझते हो तो एलएन को भी पहले लॉग में कन्वर्ट कर लो, जैसे मैं कन्वर्ट कर दूं, और उनकी वैल्यूज को रख देना आप, ठीक है। तो इन वैल्यूज को जब रख दोगे तो आप इसको पहले ऐसे लिख लो बच्चों की तरह, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.303 एन एफ, आराम से देखें, या आर टी बाय एन एफ, आर टी बाय एन एफ, और यहां लिखो लॉग क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब नस्ट इक्वेशन के फॉर्मेट है। आर टी और एन एफ की वैल्यू रख दो, आर टी और एन तो अपन देख लेंगे सेल रिएक्शन में, एफ की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो मेरे बच्चों। जब ये वैल्यू रख दोगे तो आपको ये फॉर्मूला एक तो शॉर्ट नोट्स में ये होना चाहिए, एल को लॉग में कन्वर्ट कर दो, बेस 10 ले लो बेटा, ये कर दिया। अब ये भी नस्ट इक्वेशन है, वो भी नस्ट इक्वेशन था, तो आप इसको याद कर लो कि एट 298 केल्विन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग क्यू। ये हर बच्चे को, हर सिंसियर जे एस्पिरेंट को याद होना चाहिए। एवरी सिंसियर जे एस्पिरेंट मस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन डायरेक्टली, याद होना चाहिए। कहां पे लगेगी बेटा, वो अंडरस्टूड है। ई नॉट सारे हमने 298 केल्विन मेजर कर रखे, तो ये 298 केल्विन पर किसी भी गैल्वेनिक सेल का अगर आपको ईएमएफ सेल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले या इस जो आपको फॉर्मूले या फॉर्मेट दे रखे मैं नस्ट इक्वेशन के, वो भी नस्ट इक्वेशन है, ये भी नस्ट इक्वेशन, सब नस्ट इक्वेशन है, अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग है। वो लॉ की फॉर्म में रखा था, उसकी कांस्टेंट के वैल्यूज रख दिए तो ऐसा आ गया। एन अगेन ध्यान रखें, केस के अकॉर्डिंग अपन लेते जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको उस रिडॉक्स रिएक्शन में नजर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, लिख लें आराम से। तो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम, क्योंकि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है और हमको रिएक्शन कोशेंट लिखना आता है, तो उसकी वजह से अब आप बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन लिखने की। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। जैसे मान लो आपने सबसे पहले केस लिया जिंक का और कॉपर का, आप बोलोगे हाँ लिया सर। तो जिंक और कॉपर का अगर आपने केस लिया तो इसकी नस्ट इक्वेशन आपने देखी थी मेरे बच्चों, ZnS Zn2 प्लस Cu2 प्लस, और ये कॉपर, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन आपने सीखा था। सेल रिएक्शन भी आपको याद आ गई होगी। सेल रिएक्शन, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे, तो आप लिखा था ZnS प्लस Cu2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस प्लस CuS। इसमें सब बच्चों ने n के वैल्यू 2, मतलब आपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन LHS और RHS में जो लिखे थे उनको आपने कैंसिल किया था,
आप बोलोगे हाँ सर 2 की वैल्यू आई थी n की वैल्यू। तो आप इसको देखकर, क्योंकि ऑलरेडी आप केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से Q लिखना जानते हैं, तो आप जानते हैं रिएक्शन कोशिएंट में सॉलिड को नहीं लिखा जाता है मेरे बच्चों, तो इसको आप ऐसे लिखोगे। तो इसका मतलब आप नस्ट इक्वेशन को डायरेक्ट 298 केल्विन पर लिख सकते हो क्या, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस डिवाइड बाय दिस। ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.05 डिवाइड बाय 2 लॉग दिस। तो इस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, आराम आराम से देख लीजिए। बहुत फेमस केस है जेई के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से। तो बोर्ड में आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, सेल को रिप्रेजेंट कराना चाहिए, नस्ट इक्वेशन भी लिखना आना चाहिए। लिख लीजिए। ठीक है, आराम से देख लीजिए। तो पहले हमारी आराम से इस तरीके से बात हो जाती है, क्योंकि आपको रिएक्शन कोशेंट लिखना आता है तो आप आराम से यहां से निकाल लो। इसी रिएक्शन को आप या नस्ट इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे मेरे बच्चों, कि आपने जो ई सेल बनाया वो ई नॉट आर पी आर एच एस माइनस ई नॉट आर पी एल एच एस। आप दोनों एसआरपी की टर्म में अगर रिएक्शन को लिखना जानते हैं तो दोनों एसआरपी की टर्म में लिखकर भी आप सेम नस्ट इक्वेशन घर पे खुद बना सकते हैं दोनों। लेकिन ध्यान रखना एसआरपी, या फिर ऐसे बना लो ई नॉट Zn2 प्लस प्लस ई नॉट Cu2 प्लस Cu। जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना घर पे, दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप सॉल्व करना। वैसे प्रैक्टिस आपकी एसआरपी की होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको एसआरपी का डेटा दिया जाएगा। दोनों ठीक है, एक में ई नॉट ओपी एलएचएस और ई नॉट आरपी आरएचएस है, उसमें ई नॉट आरपी आरएचएस माइनस ई नॉट आरपी एलएचएस है। जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूं कि आपको रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी आती है, तो अगर आप एसआरपी से सॉल्व कर रहे हैं तो आपके दिमाग में रिएक्शन चलनी चाहिए। और सिमिलर ऐसे जिंक की लिखोगे तो देखो, अगर मैं इससे सॉल्व कर रहा हूं तो नस्ट इक्वेशन ऐसी भी आ जाएगी मेरे बच्चों, इज इक्वल टू, इस पर लगाओ नस्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगी ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस एक्वस। ऐसे लिख लो बच्चों। तो आपने पहले नस्ट इक्वेशन इस हाफ रिएक्शन पे लगाया, फिर आपके दिमाग में दूसरा एसआरपी दे रखा है, तो इसके, हालांकि जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है तो अगर ऑक्सीडाइज होने के हिसाब से लिखोगे तो फिर ऐसे लिखना। लेकिन अगर दोनों के एसआरपी मालूम है तो सेम रिपीट करो, ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.0 दिस डिवाइड बाय 2 लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। तो ई सेल जो है ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2। ये देखो बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां माइनस है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग Zn2 प्लस डिवाइड बाय Cu2 प्लस। और आप समझदार हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ई नॉट सेल, इसी को बोलते हैं ई नॉट सेल। तो जिस व्यक्ति को रिएक्शन कोशिएंट देखना आता है, रिडॉक्स को बैलेंस करना आता है, उसके लिए तो पहले वाला सही है। और कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं दोनों की अलग अलग एसआरपी लिखकर सॉल्व करूं,
तो लेंदी पड़ेगा, आप कर सकते हैं, वाई नॉट, इट्स योर चॉइस, कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे फिर करना पड़ेगा। मैंने दोनों के एसआरपी से देखकर इसको ऐसे लिखकर फाइनली प्रूव कर दिया। ये और ये एक ही बात है मेरे बच्चों। ये रिएक्शन जैसे नस्ट इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है सामने देखो, और ऐसे देखो, ये एक ही बात है। आपकी इच्छा एग्जाम में आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना, ये सब आपकी चॉइस होती है। हम इसको स्पेशली तब ज्यादा यूज करते हैं जब दोनों हाफ रिएक्शन में एन के वैल्यूज बहुत डिफर करते हैं। जैसे एक में एन का वैल्यू 3 है, एक में 5 है, कहीं 5 है, कहीं 7 है, तो फिर हम चुपचाप से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। और नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को तो रिएक्शन कोशिएंट लिखकर एनोड की रिएक्शन लिखता हूं पहले बैलेंस, फिर कैथोड की हाफ रिएक्शन, फिर दोनों को किसी सुटेबल फैक्टर या फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मुझे बैलेंस करके लिखना अच्छा लगता है। इट्स योर चॉइस, आपको दोनों में से जो फॉर्मेट अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, हाँ एग्जाम के लिए फर्स्ट वाला इजी लग रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ये केस हो गया। इस केस में क्या था कि लक बाय चांस एनोड कैथोड की दोनों की रिएक्शन में एन का वैल्यू 2 आ रहा था। आप बोलोगे हाँ सर आ तो रहा था, ये बात तो सही है, दोनों में ही एन का वैल्यू 2 आ रहा था। अगर मान लो एनोड कैथोड की किसी रिएक्शन में एन का वैल्यू 1, किसी में 2 आ गया, तो आपको रिएक्शन जो आपने रेडॉक्स पढ़ा था बैलेंस कराना चाहिए। बस उसको बैलेंस कर दो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। कैसे करते हैं वो भी सिखाता हूं अभी थोड़ी देर में, तो वो भी अपन सीख लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो सर, जैसे मान लो हमारा सेल ये है ZnS Zn2 प्लस सिल्वर आयन, और ये सिल्वर, ये देखिए आप, ये रिएक्शन लिखा मैंने, आप जानबूझ के लिखा क्योंकि इसमें एन के वैल्यूज भी अलग अलग आएंगे। तो आप सेल का रिएक्शन बनाना सीखो पहले। आप बोलोगे अभी बनाते हैं सर, एनोड पर क्या होता है मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन, यहां लिखो ZnS कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे लिखो मेरे बच्चों सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Ag सॉलिड। ये देखिए आप, अब इन दोनों रिएक्शन में एन के वैल्यूज अलग अलग है, हर व्यक्ति को दिखेगा। इसमें एन का वैल्यू 2 दिख रहा है मुझे, इसमें एन का वैल्यू 1 दिख रहा है। आपने ऑलरेडी बैलेंसिंग रेडॉक्स में सीखा हुआ है, ठीक है। हमने दो मेथड पढ़े थे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब जिंक जितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो सिल्वर को गेन करने पड़ेंगे, तभी एक बैलेंस रेडॉक्स बनेगा। बैलेंस रेडॉक्स को लिखते समय कभी भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सामने देखो ये 2, ये 2 और ये 2, समझे। अब इन दोनों को आप आराम से ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी जो सेल रिएक्शन है, अब जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग ZnS प्लस 2 Ag प्लस फिर Zn2 प्लस एक्वस और 2 AgS आएगी। और अब आपको समझ में आएगा इस रिएक्शन में n का वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक बातें आपने पहले ही पढ़ी हुई है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स के अंदर। तो जिन बच्चों ने रेडॉक्स पढ़ा हुआ उनको कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। वो ठीक है सर क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, n का वैल्यू देखो 2 कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, क्योंकि सेल रिएक्शन लिखते समय वो बैलेंस रेडॉक्स से अपने आप होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए। तो हर बच्चे को समझ में आएगा जरा सा भी सिंसियरली पढ़ता है कि सर सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल, हो जाएगा आराम से। अब आप इसका नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखो ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग। अब देखो मेरे बच्चों यहां आएगा Zn2 प्लस आयन और ये 2 Ag प्लस आयन है। तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो ये Ag प्लस आयन स्क्वायर, इसकी पावर क्या लिखोगे 2, इस तरीके से लिखना पड़ेगा।
तो जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिक सीखे हैं वो भी यहाँ काम आएंगे कि सर यहाँ 2 Ag प्लस आने ध्यान रखें, तो इसलिए Ag प्लस का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारी बैलेंस जो रेडॉक्स सेल रिएक्शन है उसका नस्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है। आराम से देख लीजिए। अब मैं आपको ऐसे ही जो आपने पढ़ा हुआ वो केस दे रहा हूं, आप खुद ही उसकी रिएक्शन फटाफट लिखना, खुद ही सेल रिएक्शन लिखना और खुद ही उसकी नस्ट इक्वेशन लिखना। कि मान लो, ऐसा मान लो कि बोर्ड में आ गया कि बोर्ड में आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और आपको उसकी नस्ट इक्वेशन या सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, सबने लिख लिया ये? वाह, समझ गए सर, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। लिख लिया होगा सब बच्चों ने, उम्मीद करता हूं। देखिए, आप खुद ट्राई करो। मान लो पीटी सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, H प्लस आयन, सिल्वर आयन और ये Ag सॉलिड। चलो सब ट्राई करो, सब अपनी कॉपी में, रफ में या फेयर में, जैसा आपका कॉन्फिडेंस हो, खुद इसकी एनोड की रिएक्शन लिखो, फिर कैथोड की लिखो, अपने आप बैलेंस करो, एन की वैल्यू लिखो, नस्ट इक्वेशन लिखो, शुरू हो जाओ। एनोड पर बच्चों ने लिखा होगा। ओ सॉरी 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 सॉरी। आपने सिल्वर आयन को सिल्वर में कन्वर्ट कर लिया होगा बेटा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया होगा, और बैलेंस करके लिख दो। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर। अब इसमें देखो, ये हाइड्रोजन गैस है, ये सिल्वर आयन है, और ये तो सॉलिड हो गया, और ये H प्लस आयन हो गया। तो नस्ट इक्वेशन को जब आप लिखते हैं और गैस और आयन दोनों अगर एक साथ हैं, तो गैस का जो भी पार्शियल प्रेशर या प्रेशर आपको दे रखा है एग्जाम में, वो यूज करना है, और आयन की कंसंट्रेशन को लेना है। तो देखो, इसमें जब नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो ई सेल, ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइड बाय 2। एन का वैल्यू 2 आया बेटा, देख लो साहब सारे बच्चे, एन का वैल्यू 2 लॉग लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन स्क्वायर डिवाइड बाय, ये देखो गैस है बेटा, तो गैस का जो भी प्रेशर दे रखा होगा आपको वो लिखना है यहां पे, और 2 Ag प्लस है, मतलब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इसकी नस्ट इक्वेशन लिखेंगे कि अगर आयन
और गैस दोनों साथ साथ हैं, तो गैस का जो भी प्रेशर दे रखा होगा वो आपको लिखना है, और जो आयन की कंसंट्रेशन है वो लिखनी होती है। आपने सीखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में हम सॉलिड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन या रिएक्शन कोशिएंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं, है ना। सेम लिख दिया सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है ना। तो यहां से एक बात और सीखो कि ईएमएफ ऑफ सेल, जो ई सेल है, वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। देखो आप मैथ्स आती है तो आप, एक तो सर ई नॉट मालूम होना चाहिए, टेम्परेचर आप 290 केल्विन ले रखा है, गैस है तो उसका प्रेशर, आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन। तो नस्ट इक्वेशन को देखकर आपको मालूम चलेगा कि सर हमारे लिए कैलकुलेशन जो हम करते हैं या थ्योरेटिकल समझते हैं, तो ई सेल किस पर डिपेंड कर रहा है। ई सेल डिपेंड्स ऑन, एक हो गया ई नॉट सेल पर, तो वो ई नॉट ओपी आर एच एस जो भी बोल रहे हो, तो ई नॉट सेल का मतलब हो गया डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि जो आपने एनोड कैथोड लिए थे उनसे ही तो बनाया था आपने ई नॉट सेल। तो जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, उसका ई नॉट ओपी ज्यादा होगा। तो आपने सीखा हुआ ई नॉट सेल था ई नॉट आरपी आर एच एस माइनस ई नॉट आरपी एल एच एस। तो जो सब्सटेंसेस आप सेल के अंदर ले रहे हैं उनका नेचर कितना अच्छा है इलेक्ट्रॉन को रिलीज या गेन करने का, वो ई नॉट के अंदर आ गया, तो ई नॉट सेल में कवर हो गया। दूसरा टेम्परेचर, हालांकि आपने टेम्परेचर 290 केल्विन ले रखा है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो रियलिटी है कि ईएमएफ ऑफ सेल चेंज होता है। इसको मैं अभी आगे जाकर आपको कुछ इक्वेशंस बताऊंगा अभी साइंटिस्ट के, जिनको अपन बाद में पढ़ेंगे तो उसमें भी दिखेंगे अपन। थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। फोर्थ, अगर कोई गैस प्रेजेंट है तो प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, ये लीजिए। तो नस्ट इक्वेशन में जो आप देख पा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हमारा ई नॉट सेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है बच्चों। टेम्परेचर, ऑल्दो वी हैव टेकन 290 केल्विन, दैट इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर, बट अगर आप उसको चेंज करेंगे तो यस ऑफ कोर्स ई सेल विल आल्सो चेंज। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आपकी अगर रिएक्शन के एक्सप्रेशन में लेफ्ट राइट पर अगर आयंस हैं तो उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं, आपको ये देखो, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर भी होना चाहिए, प्रेशर ऑफ गैस। आ गया सर। अब हम किसी भी सेल रिएक्शन की जब बात करते हैं, है ना, तो देखो तीन बातें होंगी कि कोई भी सेल रिएक्शन आपको एग्जाम में दी जाएगी, तो जब आप सॉल्व करोगे तो वहां डेल्टा जी के साइन से पता लगता है कि हमारा सेल जो है उसकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या उसके अंदर इक्विलिब्रियम है, या उसके अंदर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कैसे आता है ये भी मैं आपको थोड़े समय बाद फील करवाऊंगा, डोंट वरी, ये सब इसी क्लास में, अगली क्लास में सब आ जाएंगे, डोंट वरी, है ना। तो अगर आप नस्ट इक्वेशन समझने लग गए हैं, तो जैसे आप देखो, आपने नस्ट इक्वेशन देखो, आराम से देखो, सबसे पहले ये देखो, यहां ये देखो, और पीछे जाओ, ये देखो, और पीछे जाते हैं, जब बात हो गया है तो, हाँ जी, नस्ट इक्वेशन देखो, ये रहा। अगर हम कभी भी सेल के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना, मैं यहीं पर आपको अलग से बताता हूं, चलो बाद में लिख लेते हैं, एंड में आते हैं, आराम से आइए। कि सर कोई भी अगर सेल रिएक्शन हमको दे रखी है, तो नस्ट इक्वेशन जो आपने लिखा है ई सेल, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू, या इसी को आपने 298 केल्विन पर लिख रखा है ई सेल
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग क्यू, यही दो बातें थी, है ना। तो किसी भी सेल रिएक्शन के लिए, जैसे अब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा हुआ है, हम यहां मेरे बच्चों थर्मोडाइनमिक्स का फायदा उठाएंगे। क्या, देखो, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, अब देखो तुमने पढ़ा हुआ है डेल्टा जी क्या होता है मेरे बच्चों, माइनस एन एफ ई, ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी आपका लेस देन जीरो होना चाहिए, आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हुआ है, हाँ बोलो बिल्कुल पढ़ा हुआ है। डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो होगा तो माइनस एन एफ ई, बेटा एन कांस्टेंट वैल्यू होती है रिएक्शन में, एफ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका मतलब आपका ई सेल ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो जब भी जेई में आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अगर आपका ई सेल न्यूमेरिकल जैसा दे रखा सॉल्व कर रहे हैं, ई सेल अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो इसका मतलब जो रिएक्शन दे रखी है वो अपने आप से परफॉर्म हो जानी चाहिए। ठीक है। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, कॉमन सेंस आपके पास है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ई सेल लेस देन जीरो हो जाएगा। तो एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ई सेल आपका नेगेटिव आता है, घबराना नहीं है। एग्जाम में ऑप्शन में नेगेटिव आंसर दे रहा हो, घबराना मत, क्योंकि गैल्वेनिक सेल एक रिवर्सिबल सेल होता है। तो अगर ई सेल लेस देन जीरो आ रहा तो मतलब जो आपने सेल दिखा रखा है, जो रिएक्शन लिख रखी है उसका उल्टा होगा, क्योंकि गैल्वेनिक सेल एक रिवर्सिबल सेल है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन एग्जाम ने दे रखी है वो अपने आप से नहीं होगी, ई सेल उसमें लेस देन जीरो आएगा। मैं इसको उल्टा करके भी लिखता हूं आपके लिए, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा हो तो घबराए नहीं। इसी को ऐसे लिख रहे हैं, इफ ई सेल लेस देन जीरो देन सेल इज वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं मेरे बच्चों, सेल इज वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। सेल इज वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। अदर लैंग्वेज में आप ऐसा बोलिए कि जो रिएक्शन एग्जाम ने दे रखी है उसका उल्टा कर दोगे तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन को उल्टा करते उसका डेल्टा जी का साइन चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ई सेल का साइन भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो एग्जाम में जो भी रिएक्शन दे रखी है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तीनों वैल्यू आते हैं, ई सेल पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है। जीरो का मतलब है ई सेल जीरो आएगा, मतलब डेल्टा जी जीरो जा रहा है, डेल्टा जी जीरो का मतलब होता है उस सेल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम है, या सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो वो भी लिख देता हूं मैं आपके लिए कि सर इफ सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अगर मेरे बच्चों कोई भी सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में डेल्टा जी जीरो है, डेल्टा जी क्या है, जीरो है। और अदर लैंग्वेज में मेरे बच्चों ई सेल जीरो है। और ऐसा होगा तो आपने ये भी सीखा हुआ इक्विलिब्रियम पर क्यू की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों के बराबर आ जाएगी। सारी ही चीजें अपने आप में सही हैं कि डेल्टा जी पर ई सेल जीरो होता है, हाँ सर होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, यस सर, क्यू के बराबर हो जाएगा, ये भी बात सही है। तो आप खुद नस्ट इक्वेशन को अपने हिसाब से इक्विलिब्रियम पे अपने अकॉर्डिंग खुद कन्वर्ट कर सकते हो मेरे बच्चों। क्यों, क्यू किसके बराबर हो गया, के बराबर, ई सेल क्या हो गया बेटा जीरो, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, आर टी बाय एन एफ एल एन के का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन। तो अगले पेज पे चलते हैं मेरे बच्चों, लिख लो इसको, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपने आप से लिखो इसको, नेक्स्ट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम पे, लिख लिया मेरे बच्चों, आगे चलते हैं।
तो लिखो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाय एन एफ एल एन के। तो एग्जाम में कहीं पूछेंगे तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए, या फिर 298 केल्विन पर मेरे बच्चों ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग के हो जाएगा। एग्जाम में एग्जामिनर कई बार आर टी, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बताया था मैंने 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग के, ठीक है ना। तो एग्जाम में कई बार मेरे बच्चों आपको एग्जामिनर राउंड फिगर में इस वैल्यू को 0.06 भी देते हैं। आईआईटी ने कई बार किया हुआ है, तो भगवान उनका भला करे, हमारी तो मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन और आसान हो गई। अगर एग्जामिनर इस 0.059 की जो वैल्यू उसको अगर 0.06 दे देगा, भगवान उनका भला करे। तो आईआईटी एडवांस में कई बार उन्होंने इस वैल्यू को 0.06 भी दे रखा है, ये दे देते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, जो डेटा दिए जाएं उन्हीं को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। लिखो तो किसी भी, अब ये जो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या हो गया बेटा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन। तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चों, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बोर्ड के अंदर आपको ये फॉर्मूला लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। एन आप देखना सीख ही गए, आप बोलोगे हाँ सीख गए सर। तो के की जो वैल्यू है, कभी कभी आपको सीधा ई नॉट और एन जानते ही आपसे के निकल जाएगा। तो जेई मैन या बोर्ड के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हमसे जेई के अंदर 3 बातें होंगी, उनको मैं वापस से बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको जो सेल रिएक्शन दे रखी है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं बोर्ड के हिसाब से। एग्जाम बोलेगा फाइंड आउट वेदर गिवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी 0 होगा, तो ई सेल जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाना चाहिए। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, एग्जाम में कोई सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी तीनों वैल्यू आ सकते हैं। ई सेल ग्रेटर देन 0 आ सकता है, लेस देन 0 आ सकता है। घबराना मत, लेस देन 0 का मतलब होता है सेल रिएक्शन एक्चुअल में जो दे रखी है आपने, वास्तव में उसका उल्टा हो रहा है, पर वो नहीं पूछ रहा है, वो तो बोल रहा है बस कैलकुलेट ई सेल फॉर गिवन रिएक्शन। तो ई सेल नेगेटिव होता है सर, और आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर ई सेल लेस देन 0 का मतलब क्या होता है। ई सेल लेस देन 0 का मतलब है तू उस रिएक्शन को उल्टा कर, वो वास्तव में उस सेल के अंदर हो रही होगी। तो उसको बोलते हैं, वी कैन से if E cell is less than 0 then our cell is working in reverse direction, or you can say given cell reaction is spontaneous in reverse direction, क्योंकि जो रिएक्शन आप बोल रहे हो उसका उल्टा हो रहा है। तो अगर कोई भी रिएक्शन मेरे बच्चों मान लो इधर से नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो रिवर्स कर दोगे तो वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर आपने कोई रिएक्शन लिखा है A प्लस बी, मान लो ऐसे कन्वर्टिंग इनटू C प्लस डी, तो इसका अगर ई सेल आपका मान लो -x वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा उल्टा कर इसको, तो ये हो जाएगा A प्लस बी। तो इसका जो ई सेल है वो आपका फिर x वोल्ट होगा। तो उसको हम बोलते हैं कि सेल इज वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। बोर्ड के हिसाब से जिसको आप एनोड बोल रहे हो वो कैथोड, और जिसको कैथोड बोल रहे हो वो एनोड की तरह काम कर रहा है, ये इसका मतलब होता है। अब सेल के अंदर इक्विलिब्रियम सर कैसे आ सकता है या आता होगा,
ये भी अपन सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेल के अंदर कैसे सर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता होगा, तो आप सुनना या सोचना स्टार्ट करो। आपने जिंक और कॉपर का सेल बनाया था, आप बोलोगे बनाया था सर। ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, आप बोलोगे जिंक का हुआ था। तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, Zn2+ की। तो आप इसको खुद फील करना, अगली क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। ZnS, Zn2+, ठीक है, Cu2+, और ये Cu, ये भी 1m था मेरे बच्चों, और ये भी 1m था। एग्जाम में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ZnS, Zn2+, एग्जाम में ऑथर ऐसे भी लिखता है मेरे बच्चों, कलर चेंज करूं तक दिख जाएगा, एक्वस, फिर कॉमा लिखा मिलेगा 1m। तो आप समझ जाना, कंसंट्रेशन दे रखी है, Cu2+, एक्वस, 1m, Cu सॉलिड। ठीक है, तो ऑथर ऐसे नीचे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, एक्वस लगाकर 1m लिख देगा ब्रैकेट में। वो आपको पढ़ना आना चाहिए। एग्जाम में डेटा की रीडिंग जो आप कर रहे हो वो सही से करिएगा। पता लगा 0.1 लिख रहा है, अपन 0.01 पढ़ रहे हैं, 0.01 दे रखा है, अपन 0.1 पढ़ रहे हैं। एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर साइन चला गया तो मार्क्स जो आने वाले होते हैं उनका भी साइन चेंज हो जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सर नेक्स्ट क्लास नहीं है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरी तो होती है भैया, तेरी नहीं है तो है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे आराम से देखो। अब तुमको ये सोचना है कि सर जब ये सेल ने काम करना शुरू किया था तो आपके पास इनिशियल स्टेज में Zn2+ और Cu2+ दोनों की कंसंट्रेशन 1m थी। आप बोलोगे हाँ थी सर। तो Zn2+ की अब कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से बढ़ेगी और Cu2+ की कम होगी। तो इससे सोचते जाइएगा। ठीक है, बाय बाय सर। क्या है, बहुत बहुत मजा आया। कौन है, प्रिया? ठीक है भाई, चलो फिर ऐसा है, अगर तुम थक गए तो उसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहीं से अपन ये सीखेंगे कि हमारी सेल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कैसा आता है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।